अपने पास जो है वो रिग्रेशन कोरिलेशन स्टार्ट किया था और एक दो सवाल भी हमने उसके ऊपर सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। फटाफट से रिवाइज करें, मैं भी चीजें पूछूंगा आप लोगों से और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना। रोज का काम रोज रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे। फटाफट से रिवाइज के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, रिवाइज करो, क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सही है, थोड़ा सा बाहर है, सही है। नजर तो आ रहा है ना बस। जी भाई डन। मुझे एक बात ये बताओ कि आज फर्स्ट क्लास किस किस की है, जिनकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लास के बाद बताइएगा मुझसे, सही है ना। ये थोड़ा सा इस तरफ हो सकता है। नहीं रखे हुए बस सही है। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? चलो ओके, मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ। तुम बताओ, मुझे बताओ कि रिग्रेशन मॉडल में क्यों यूज करता हूँ। भाई अरबी जबान मेरे को समझ नहीं आती, मुझे देसी जबान में समझाओ। नहीं, गलत बता रहा। हाँ तुम बताओ। हाँ एस्टिमेट करते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट। हाँ एस्टिमेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के ऊपर एस्टिमेट नहीं करते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसका एस्टिमेट लगाते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो उस एस्टिमेट लगाने के लिए मैं अपने पास रिग्रेशन मॉडल यूज करता हूँ, ठीक है ना। फ्रेंड्स यार रिग्रेशन मॉडल की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर एस्टिमेट भी नजर आ रहा है मुझे, चेंजेस भी नजर आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक काम ये करते हैं कि लड़के तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा। हाँ अब्दुल रहमान, मुझे बताओ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई एग्जांपल कोड करो जिसके अंदर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है, तो मैं सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कोई एक एग्जांपल दो जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y equals to a plus bx, इसमें y इंडिपेंडेंट में ये एग्जांपल नहीं है। अगर घर वाले पूछते हैं कि लड़का अच्छा कौन सा लड़का बुरा कौन सा, तो आप बताएंगे कि ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। y equals to हाँ 3x 2 + 3x, 3x y equal to 3x। ये क्या सर इसके अंदर 3x जो है वो डिपेंडेंट है और नहीं। एग्जाम्पल कोड करो। एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ एसी वाली गाड़ी कौन सी है, तो एसी वाली गाड़ी के लिए आप मुझे ये थोड़ी बोलेंगे कि खैबर के अंदर एसी लगा लो। आप एसी वाली गाड़ी में तो बताओगे यार करोला भी आती है, सिविक भी आती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की एक एग्जाम्पल। हाँ लड़के, सेल्स और प्रोडक्शन, ये मेरी वाली नहीं चिपका दी तुमने, कोई मसला नहीं, एग्जाम्पल तो है ना। पहला एग्जाम्पल क्या आती है सेल्स की और
प्रोडक्शन की जिसके अंदर सेल्स का होना ना होना प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऐसा ना। तो प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सेल्स थी मेरे पास। सेकंड एग्जांपल मुझे बताओ, तुम बताओ लड़की। सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, ये भी मेरे को एग्जांपल मुझे चिपकाई है, कोई मसला नहीं है भाई, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा मार्केटिंग करूंगा उतनी ज्यादा सेल्स जनरेट होगी और जितनी कम मार्केटिंग करूंगा सेल्स उतनी कम जनरेट होगी। इसका मतलब सेल्स का होना ना होना मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा ना। तीसरे एग्जांपल लड़के तुम बताओ मुझे, पहले सोच लो मैं पूछूंगा क्यों, तो क्यों का जवाब होना चाहिए। अब डिमांड और प्राइस पे आ गए, ये ताजा ताजा जो इकोनॉमिक्स पढ़ा वो मुझे इधर नहीं बताओ। डिमांड और प्राइस, अच्छा खैर, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और उसकी कंजम्पशन, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर जितने ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगा उतना ज्यादा बिल आएगा और जितने कम यूनिट्स कंज्यूम करूंगा उतना ही कम बिल आएगा। इसका मतलब बिल का आना ना आना उसके यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स की कंजम्पशन हो रही है, ऐसा ना अपने पास, ठीक है भाई। फिर सर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर एस्टिमेट तो चलो समझ में आ गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया। फिर हमने एक चीज देखी जिसका नाम था रिग्रेशन इक्वेशन। दो तरीके की रिग्रेशन इक्वेशन होती है, कौन कौन सी, y on x और x on y। x on y क्या होती है पता ही नहीं क्योंकि देखी नहीं थी, y on x देख ली थी। तो y on x के अंदर पूरी इक्वेशन क्या थी इसकी, y is equal to a plus bx। लड़की तुम बताओ, y is equal to a plus b, सबसे आगे वाली। मैं सीधा देख के सीधा बोलता हूँ, मैं इधर देख के इधर नहीं बोलता हूँ। तो मुझे बताओ कि रिग्रेशन इक्वेशन y is equal to a plus bx के अंदर a क्या चीज थी भाई, जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा, वरना जो जवाब देगा वो क्लास से बाहर जाएगा। रिग्रेशन कांस्टेंट, और बी क्या है इसके अंदर, रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाँ भाई लड़की तुम बताओ, नहीं तुम तो हाँ बंद कर दो रजिस्टर। बी का फॉर्मूला बताओ, बी का फॉर्मूला क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, n summation of x y minus summation of x into summation of y over n into summation of x square minus summation of x square minus summation of x whole, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम बताओ ए का फॉर्मूला क्या है, हाँ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ सम ऑफ y माइनस कंफ्यूज हो गया तो पहले डिसीजन ले लो और फिर बताओ, फिर बोलो। हाँ हाँ भाई लड़के तुम बताओ, तुमने ली थी पहली क्लास, बता फिर एक अकाउंट का b इंटू सम ऑफ x ओवर n। अच्छा, जो वर्ड b है मतलब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको मैंने एक चीज और कहा था, क्या बोला था, नहीं रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं, हाँ पर यूनिट चेंज हो रहा था। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिख लो अपने पास कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दैट मींस x का एक यूनिट बढ़ेगा और y के अंदर भी इंक्रीज आएगा। लेट्स से अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 2, तो इसका मतलब क्या है कि x का एक यूनिट बढ़ेगा, y के अंदर 2 यूनिट बढ़ेंगे।
अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब क्या है कि x का 1 यूनिट बढ़ेगा, y में 4 यूनिट का इंक्रीज आएगा, ऐसा ना। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो x बढ़ने से क्या होगा, y भी इंक्रीज होगा। और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो x बढ़ेगा और y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने पास ये लिख लेना कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो x के बढ़ने से y भी इंक्रीज होगा, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो x के बढ़ने से y डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात अपने पास लिख लो। अच्छा, डेफिनेशन हमने लिखी थी, तो डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स नहीं लिखे थे हमने। डेफिनेशन के कुछ कीवर्ड्स हमने नहीं लिखे थे, हम पूरी डेफिनेशन को याद नहीं करेंगे। डेफिनेशन को याद रखने के लिए मैं पहला लिखूंगा एस्टीमेट लगाना। एस्टीमेट लगाना। सेकंड मेरे पास आएगा टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल कौन कौन से थे, x एंड y। तो ये डेफिनेशन के कीवर्ड्स थे, इसको भी अपने पास नोट कर लो। क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो x में इंक्रीज होने से y में भी इंक्रीज होगा, और अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो x में इंक्रीज होने से y डिक्रीज होगा। बस। तो कीवर्ड्स में आपको क्या लिख पाए, एस्टिमेट लगाना और दो वेरिएबल्स x और y। अच्छा, इसके यूजेस भी लिखना रह गए थे, वो भी लिख लेते। तो यूजेस के अंदर पहला यूजेस का आ रहा है मेरा भाई फोरकास्टिंग। रिग्रेशन मॉडल हमारे पास फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। क्योंकि अगर मैंने एस्टिमेट लगाना होगा तो एस्टिमेट मैंने फ्यूचर में किसी चीज का लगाना होगा, आज के इम्पैक्ट का फ्यूचर में एस्टिमेट लगाना होगा। तो रिग्रेशन मॉडल का जो यूज बेस्ट यूज आता है वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है ना, फ्यूचर किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए। फिर मेरा भाई हमने एक सवाल सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। इसमें रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए दी हुई थी, तो हमने रिग्रेशन इक्वेशन ए और बी निकाल के इक्वेशन बना के छोड़ दी थी अपने पास। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास ये वाला सवाल था जिसके अंदर x और y गिवन नहीं था, मिसिंग था। मैंने खुद आइडेंटिफाई करना था कि x क्या होगा और y क्या होगा। तो सवाल में जिस चीज का एस्टिमेट लगाना होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग लेटर y से डिनोट करते हैं। तो सवाल में लास्ट लाइन के अंदर लिखा था कि प्रेडिक्ट द हाइट ऑफ सन। इसका मतलब सन की हाइट क्या लगाना है, एस्टिमेट लगाना है। तो सन की हाइट क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी, लेटर y से डिनोट होगी। और चूंकि फादर की हाइट 70 इंचेस मुझे गिवन थी, तो मैंने क्या बोला कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लेटर x से डिनोट करेंगे। तो फादर की हाइट क्या हो जाएगी x, और सन की हाइट क्या हो जाएगी y अपने पास। ठीक है ना। फिर हमने एक और सवाल सॉल्व किया था, आखिरी सवाल। इसके अंदर भी लिखा हुआ था कि एस्टिमेट यील्ड। तो यील्ड हमारे पास डिपेंडेंट है, y से डिनोट होगा, और फर्टिलाइजर्स की वैल्यू 3 यूनिट हमारे पास प्रेजेंट थी, गिवन थी, तो इसके लिए हमने इसको लेटर x से डिनोट कर दिया था। ठीक है भाई, बस ये 3 सवाल हमने कल की क्लास में सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं भाई, और नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे जाने से पहले एक बात याद रखनी है। याद रखने वाली बात यह है कि रजिस्टर के एंड के ऊपर, जो आपका रजिस्टर का एंड है, उसमें अगर 50 पेज छोड़ दो, उस 50 पेज के ऊपर आप एक डिक्शनरी नाम की एक चीज बनाओगे। अब ये डिक्शनरी क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिक्शनरी के अंदर होगा ये कि जो जो फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ वो डिक्शनरी में हेडिंग डाल के लिखोगे, चैप्टर वाइज बनाओगे। ठीक है ना। जो जो की पॉइंट्स में बता रहा हूँ, जैसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ने बताया कि x बढ़ेगा, y बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स
और सारे के सारे फॉर्मूला आपके पास वहां पर लिखे हुए होंगे आपकी अपनी जबान के अंदर। इससे होगा ये कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो पूरे क्यूएम की जगह कोई आपके पास 50 पेज का एक अपना खुद बनाया हुआ हैंड आउट होगा जिसके अंदर सारे की पॉइंट्स होंगे, सारे फॉर्मूलाज होंगे, और वो सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगते हैं कि यार मैं वक्त के साथ साथ भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये डिक्शनरी बनाना बहुत जरूरी है। तो डिक्शनरी रोज के रोज आप बनाते हैं ताकि जो जो पॉइंट्स आज आप एक्यूमुलेट करो अपने पास उसको डिक्शनरी में लिख लो। डिक्शनरी बनाना हर बच्चे के लिए जरूरी है। वो बच्चा जो डिक्शनरी जिसको बनाने की आदत नहीं है, या तो वो आदत डाल ले या फिर समझ जाओ बीकॉम की तरफ चला है। ठीक है ना, डिक्शनरी बनाने की आदत आपने लास्ट में डालनी है। तो सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ और इस सवाल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A company selling household appliances wants to determine if there is any relation between advertisement expenditure and sales. Okay. The following data was compiled for 6 major sales regions. The expenditure is in rupees 1000 and the sales are in rupees and million. ठीक है, और फिर एक्सपेंडिचर और सेल्स में गिवन है। 1000 और मिलियन का मतलब ये है कि 1000 के लिए उसने 3 जीरो हमें हटा कर दिए हुए हैं। जो सेल एक्सपेंडिचर की वैल्यू बेसिकली है वो 40,000, तो उसने सिर्फ 40 दिया हुआ है, तो उसने लिख के दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर क्या है रुपीज इन 1000 के अंदर है। मैंने 3 जीरो उसके क्या किए हुए, एलिमिनेट किए हुए। सिमिलरली सेल्स क्या लिखा हुआ है रुपीज इन मिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, इसका मतलब इसके आगे के 6 जीरो उसने हटा कर दिए हुए आपको। ठीक है ना, तो मैंने लगाना भी नहीं है, मैं भी हटा के लिखूंगा। फिर लिखा हुआ कंप्यूट रिग्रेशन लाइन y is equals to a plus bx इक्वेशन बना के क्या करोगे, छोड़ दोगे। फिर रिक्वायरमेंट बी के अंदर आपको लिखा हुआ है कंप्यूट द एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर अ रीजन वेयर 72,000 इज बीइंग स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो रिक्वायरमेंट ए और बी आपके सामने, सुकून से 5 मिनट देना, को सॉल्व करो बगैर बातों के, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, 72,000 को कहाँ ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 3 जीरो हटा के लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंडिचर का ऊपर वाला डेटा 3 जीरो हटा के है, तो यहाँ पर भी 72,000 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 72 लिखूंगा। सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करें और फिर डिस्कस करते हैं।
हो गया भाई? मेरे पास आपकी और भी क्लास है, खत्म इसके बाद? खत्म? सुबह कब से पढ़ रहे हो? 8 बजे से? हमारे यहाँ कब से क्लास थी? चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ यार। अगर मैं x की वैल्यूज को लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पर 40, 45, 80, 20, 15 एंड 50, तो मुझे एक बात बताइए कि तो सम ऑफ x कितना आ रहा है? 200, 50। और अगर मैं y की वैल्यूज को लिस्ट डाउन करता हूँ तो 25, 30, 45, 20, 20 एंड 40, तो इसका सम क्या आ रहा है? फिर से मैंने एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको नाम दूंगा मैं x और y का। अगर मैं 40 इंटू 25 करता हूं तो क्या बनता है? 1000। फिर 45 इंटू 30, 1350। फिर 80 इंटू 45, 3600। 20, 20 और फिर देन टोटल सम क्या आ रहा है इसका? 46, 86, 8650। फिर मैंने एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 40 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 1600। फिर 45 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 2025। 80 का स्क्वायर करूंगा तो 400 आएगा क्या? फिर 2 और 50 का टोटल सम 150। तो मेरा भाई अगर मैंने सबसे पहले b निकालना होगा तो b का मैं फॉर्मूला अपने पास लिखूंगा कि n सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x इनटू सम ऑफ y
एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर बी देखते हैं तो टोटल कितनी वैल्यूज है, एन कितना है 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 8650 माइनस 250 इंटू 180, 6 इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 13150 माइनस 250 का होल स्क्वायर। तो अगर बेटा मैं 6 इंटू 8650 करता हूं तो क्या आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाय 8650 कर रहा हूं, क्या आ रहा है 591900 51900। फिर अगर मैं 250 45,000, फिर अगर 6 इंटू 13150 कर रहा हूं तो 78900 और 250 का स्क्वायर करते हैं तो 62500। अगर न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर 6900, डिनोमिनेटर 16, और मेरा भाई अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो 4207। अब सर अगर मैं ए निकालता हूं अपने पास, तो ए निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ y ओवर n माइनस b इंटू सम ऑफ x ओवर n। सम ऑफ y है 180 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.4207 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ रहा है 30, और अगर मैं ये करता हूं तो ये कितना आ रहा है 74। तो माइनस कराओ, क्या बन रहा है 12.47। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट ए हमें भाई इक्वेशन बनानी पड़ेगी y इक्वल्स टू a प्लस bx, so y इक्वल्स टू 12.47 प्लस 0.4207 x। ये रिक्वायरमेंट है। फिर रिक्वायरमेंट बी में क्या था कि वो 72,000 इज बीइंग स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर सिर्फ 72, क्योंकि ऊपर बाकी डेटा एक्सपेंडिचर का रुपीज इन 1000 में है, तो मैं यहाँ पर भी x के सिर्फ 3 जीरो हटा के लिखूंगा, डायरेक्ट 72 लिखूंगा। तो टोटल सेल्स कितनी जनरेट हो गई 42.76 मिलियन, ठीक है ना। तो 42.76 मिलियन की मेरे पास क्या हो जाएगी सेल्स जनरेट होगी। तो मैं जूम आउट कर रहा हूं, अपने पास कॉपी करें, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शाबाश। हाँ 42.74 के बाद, तो ये क्यों 6 क्यों लिख पाया था, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है सब टेंडेंसी, पॉइंट के बाद 3-4 प्लेसेस पे ले लो। हाँ इसको राउंड ऑफ करा लो, मसला नहीं है। पॉइंट के बाद 3-4 प्लेसेस ले लो, 3 प्लेसेस ले लो सेफ साइड, और अगर राउंड ऑफ हो रहा हो थर्ड प्लेस तो उसको राउंड ऑफ कर दो, मसला नहीं है भाई। नेक्स्ट सवाल पे चलें, फटाफट से कॉपी, जिन्होंने जो कॉपी करना है फटाफट से कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट सवाल पे चलें। भाई डन हो गया, चलो ओके नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं।
सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 10 मिनट देता हूँ, उसको सॉल्व करें, फिर डिस्कस करते हैं। शाबाश। लाइट कौन सी? ये सेंटर वाली? ओके, करना जरा ये वाली लाइट करना। पीछे ही खोल दो लाइट। ये फैन भी खुल जाएगा फिर। सही है चलो। सवाल में एक्स और वाई क्या है? पॉपुलेशन एक्स है और डिमांड क्या है मेरे पास? वाई। ठीक है ना? जो भी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया स्टैट्स में थ्योरी भी टेस्ट होती है, तो मैं स्टडी टेक्स्ट से पढ़वाऊंगा तो वो आपको मैं बुक में ही हाईलाइट करवा दूंगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आईकेएफ का जो स्टडी टेक्स्ट है वो हार्ड कॉपी में आपके पास अवेलेबल हो, पीडीएफ में ना हो।
अपनी क्लास कब तक है? 5:15 तक। कौन है 5 बजे वाला भाई? तो भाई अगर x और y की वैल्यूज को लेस डाउन करते हैं तो 11, 14, 14, 17, 17, 21 एंड 35। सम ऑफ x कितना है? 129। फिर y को लेस डाउन करते हैं 15, 27, 27, 30, 34, 38 एंड 46। तो क्या बनता है? 217। ऐसा x और y का कॉलम बनाना पड़ेगा। 11 into 15 क्या आ रहा है? 14 into 27, 378, 17 into 30, 510 पे 17 into 34, 578 पे 21 into 38, 798 और फिर 35 into 46, 16, 10। टोटल सम 17। फिर एक कॉलम बनाते हैं एक्स स्क्वायर का। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 96, 17 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 289, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225। टोटल सम एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? 27, 57। तो मेरा भाई अगर मैं b निकालता हूं तो b का फॉर्मूला लिखूंगा n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y ओवर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। तो टोटल n कितना है मेरे पास? तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4417 माइनस 129 मल्टीप्लाई बाय 217, 7 मल्टीप्लाई बाय 2757 माइनस 129 होल स्क्वायर। तो मेरा भाई अगर मैं 7 into 4417 करता हूं तो क्या आ रहा है? 30919 माइनस, और अगर 129 into 217 993, 7 into 2757 और 129 का स्क्वायर 16641। न्यूमरेटर क्या आ रहा है और डिनोमिनेटर? तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा 1.1008। तो फिर अब मैंने a कैलकुलेट करना पड़ेगा। a का फॉर्मूला है सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। तो मेरा भाई सम ऑफ y आ जाएगा 217 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1.1008 मल्टीप्लाई बाय 129 डिवाइड बाय 7। तो टोटल ये बता दो क्या आ रहा है?
10.714। तो अगर मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाता हूँ बेटा y इक्वल्स टू a प्लस bx, तो a की वैल्यू है 10.714 प्लस 1.1008x। ये तो रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। फिर सर उसमें उसने बोला क्या था कि 30,000 स्पेंड होंगे, है ना? तो क्या 30,000 लूंगा या सिर्फ 30 लूंगा? क्यों? क्योंकि ऊपर जो डेटा है वो एक्सक्लूडिंग 3 जीरो है। तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट करने के लिए 10714 प्लस 1.1008 मल्टीप्लाई बाय ओनली 30, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 43.768। तो ये टीवी सेट्स की डिमांड आ जाएगी मेरे पास, ऐसा। जूम आउट करो, फटाफट से कॉपी करो और अपने पास हेड डालो, सेकंड डिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। सेकंड डिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। x on y, regression equation x on y। देन कॉपी कर लिए सबने? ओके। x और y की जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू c प्लस dy। x इज इक्वल टू c प्लस dy। यहाँ पे जो x का लेटर है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो लेटर y है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे जो c है वो अगेन रिग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो d है बेटा वो अगेन रिग्रेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y on x पे रिग्रेशन कांस्टेंट a होता है और x on y के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट c होता है। y on x के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास b होता है और x on y के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट d होता है मेरे पास, ठीक है ना? लेकिन फॉर्मूला सेम नहीं है, फॉर्मूला a और d निकालने के फॉर्मूला चेंज है। तो अगर मैं d का फॉर्मूला लिखता हूं तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, n sum of xy minus sum of x into sum of y divided by n sum of y square minus sum of y का होल स्क्वायर। वहां डिनोमिनेटर में क्या था? x स्क्वायर और सम ऑफ x का होल स्क्वायर था, यहाँ पे y स्क्वायर और सम ऑफ y का होल स्क्वायर है। वहां पर अगर मैं c का फॉर्मूला लिखता हूँ तो a का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ y ओवर n। अब यहाँ सम ऑफ x ओवर n पहले हो जाएगा, x ओवर n माइनस d मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके के। ठीक है भाई, एक चीज और लिखवाता हूँ, इसको कॉपी कर लो पहले, फिर एक थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ आता, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दोनों इक्वेशन में से, ठीक है ना? डन।
इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा डिपेंडेंट होगा और इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाला हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, चलो आओ फिर सर एक चीज है यहाँ पर लिखो y on x और यहाँ पे लिखो x on y, ऐसे कॉलम बना दो। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन। तो y on x की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और x on y की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। सेकंड पे हेडिंग डालो रिग्रेशन कांस्टेंट। रिग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर a होता है और a का फॉर्मूला होता है सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n, जबकि यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है c और c का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x ओवर n माइनस d मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y ओवर n। फिर भाई बात ये आती है कि सर रिग्रेशन कोफिशिएंट बहुत ध्यान से सुनना भाई सारे। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x को इधर देख लो भाई, हम लोग b से डिनोट करते हैं, b से भी डिनोट कर सकते हैं और b y x से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? b से भी डिनोट कर सकते हैं और b y x से डिनोट करेंगे। रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y को हम लोग d से डिनोट करते हैं और b x y से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर b y x लिखा हुआ है तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x का, मतलब b है, और अगर b x y लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है, इसका मतलब ये d लिखा हुआ है। सवाल में दो तरीकों से आता है, b x y और b y x। हमें देखना है पहले लेटर कौन सा है, अगर y पहले तो ये b है और अगर x पहले तो फिर ये d है। अगर मैं इनका फॉर्मूला लिखता हूँ b का, तो b का फॉर्मूला है n सम ऑफ x y माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, और d का फॉर्मूला होता है बेटा n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर आ जाएगा बस। तो एक ये थोड़ी सी इसको मैंने आपको बाइफरकेट कर दिया ताकि सिंपलीफाई हो जाए आप लोगों के जहन के अंदर ये बात, ठीक है ना। इस तरह की देखो सारी चीजें आपके पास समरी में मौजूद होनी चाहिए। तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ या जितनी इस तरह के फ्लो चार्ट वगैरह बनवा देता हूँ या जिस तरह से चार्ट मैंने बनवा दिया है, ये सारी चीजें समरी में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। हर बंदा अपनी समरी खुद बनाएगा। चले फिर आए सवाल सॉल्व करते हैं, फटाफट से कॉपी कर लें। भाई डन। चलो एक सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। उस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर उसने लिख के दिया था कि ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y on x एंड x on y। तो x on y तो हमने छुपा दिया था करते टाइम, अब y on x छुपा देते हैं। तो पूरा प्रोसीजर वही है। अच्छा क्या मैं दोबारा से सम निकालूं? इनके सम पीछे लिखे हुए थे मेरे पास, ठीक है ना। सिर्फ सम ऑफ y स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। तो y स्क्वायर के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ 9 9 से 81 100, देखिए कितना हो रहा है 44,
then 169 then है और टोटल सम इसका चेक कर लो क्या आ रहा है। वन 1356 तो प्रीवियस वर्किंग से सम ऑफ एक्स हम ले लेंगे, सम ऑफ वाई ले लेंगे, सम ऑफ एक्स वाई ले लेंगे और सम ऑफ वाई स्क्वायर तो मैंने निकाल लिया है 1356। सम ऑफ एक्स कितना आ रहा है हमने पीछे निकाला हुआ है 40 और वाई और एक्स वाई 597, ठीक है ना। तो अब रिग्रेशन इक्वेशन हमने बनानी पड़ेगी अपने पास x1 y, तो पहले d निकालना पड़ेगा। d का फॉर्मूला लिखते हैं n सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x इनटू सम ऑफ y n सम ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस सम ऑफ y का होल स्क्वायर। तो बेटा n कितना है इस केस में 9 है, कितना है 9 है ना। तो 9 इंटू 597 माइनस 45 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1356 माइनस 108 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कैलकुलेटर में डाल लो अपने पास, फ्रैक्शन का साइन डालो, ठीक है। फ्रैक्शन का साइन शिफ्ट की के नीचे आपके पास, तो 0 पॉइंट क्या आ रहा है 0.95। और अगर मैं c निकाल लेता हूं तो सम ऑफ x ओवर n, सम ऑफ x का मतलब हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 9 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 108 ओवर 9। तो c की वैल्यू क्या आ रही है हाँ भाई -6.4। तो अगर इक्वेशन बनाते हैं x इज इक्वल टू c प्लस टी वाई, देखिए -6.4 प्लस 0.95 y आ सकती है, मसला थोड़ी है, कैलकुलेशन है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़े, फटाफट से कॉपी करो। डन भाई, वेट कितना वेट करें, कौन है, कौन कह रहा है वेट वेट। और आप लोग इंटरमीडिएट वाले को होकर भी कॉपी नहीं कर सकते तो फिर तो बेटा मसला खराब है। 7 साल की प्रैक्टिस है, तुम लोगों की ऐसे नहीं करो। पेपर कौन किसने पेपर नहीं दिया भाई, ये इसने टैलेंट खराब कर दिया, पेपर नहीं देगा। अच्छी खासी कॉपी करने की आदत थी, क्यों ऐसा ही है ना।
क्या लगता है सीए में चीटिंग होगी नहीं होगी? जैसे इंटरमीडिएट में हो जाती है, तुझे दो समझ आ रहा है तू लिख ले, है ना? तो क्या यहाँ पर होगी या नहीं होगी? सीए के अंदर चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, ठीक है ना? वहां पे ज्यादा बात करते ही नहीं है वो लोग। एनीवेज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या तुम लोग ये कैलकुलेशन से खुश हो? या मैं कैलकुलेटर की ट्रिक भी सिखाऊं? या अगर कैलकुलेशन से खुश हो तो फिर ऐसे ही करके आ जाओ पेपर में, दिमाग खराब हो रहा है। चलो अपने माइंड डालो। कैलकुलेटर ट्रिक, पहले हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक सीखते हैं y on x की। अब देखो जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है ना वो सिर्फ दूसरे की शक्ल देखेगा और कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेटर लाजमी लेके आना। एनीवेज, अब कैलकुलेटर देखते हैं। कैलकुलेटर में आपके पास ऑन की के बराबर एक मोड की होगी, है ना? प्रेस करो, मोड की प्रेस करने के बाद उसमें स्टैश लिखा हुआ होगा। कितने पे लिखा हुआ है? तो 3 पे स्टैश लिखा हुआ होगा, ऐसा ना? 3 प्रेस करो। जब 3 प्रेस करोगे तो फर्दर ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। फर्दर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 2 पर लिखा हुआ होगा a+bx, इसको प्रेस करो। जब 2 प्रेस करोगे तो एक ऐसी फोटो अपेयर हो जाएगी, देखना एक्स और वाई की फोटो अपेयर हो जाएगी। अब करना ये है कि मैंने एक्स और वाई का डेटा इस कैलकुलेटर में यहाँ पर पुट करना है। चलो एक काम करते हैं, अभी रिसेंटली ये सवाल हमने किया है। अच्छा, अब मैं पहले एक्स का डेटा पुट करता हूँ, प्लीज सब मेरे साथ साथ रहेंगे, घोड़ा भगाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। तो अगर x का डेटा हम लोग पुट करते हैं, पहले 1 डालो और सेकंड वैल्यू में डालने के लिए इज इक्वल टू दबाओ। एक डेटा डालोगे इज इक्वल टू दबाओगे, फिर दूसरी वैल्यू डालो तो 9 से अपना डेटा ये पुट कर दो टिल 9 तक। एक वैल्यू फिर इज इक्वल टू, फिर एक वैल्यू फिर इज इक्वल टू, फिर एक वैल्यू फिर इज इक्वल टू, तो डेटा x का पुट कर दोगे। कोई एक बच्चा की पिक्चर ले लो वैल्यू उसकी, कोई बच्चा बताना। ठीक है लड़की, चलो। तो भाई होगा ये कि मैं x में आऊंगा और मैं x में आने के बाद वैल्यूज पुट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब x पर डेटा पुट कर दूंगा, y का डेटा पुट करने की बारी आएगी तो मैं इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला एरो दबाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड वाला एरो दबाऊंगा। लेकिन मसला ये है कि मेरा कर्सर लेके आएगा मुझे यहाँ पर, इसके बाद तो हमने x का डेटा यहाँ से ऑनवर्ड्स नहीं डालना है, हमने x के सामने x का डेटा डालना है। तो कर्सर में मैं ऊपर चढ़ूंगा और दोबारा मैं यहाँ आऊंगा, ठीक है ना? कर्सर राइट हैंड साइड दबाऊंगा तो वो 9 के नीचे लेकर आ जाएगा मुझे, लेकिन 9 के नीचे डेटा नहीं डालना, हमने x की वैल्यू आपस में सामने सामने डालनी है। तो कर्सर ऊपर दबाओगे, एरोस तो ऊपर आ जाओगे। जरा वैल्यू बताना लड़की क्या आती है x की, y की? 9 8 10।
फिर 12, 11, 13, फिर 15। तो इस तरह से आप वैल्यूज पुट कर दोगे। वैल्यूज पुट कर दी, सिर्फ ये काम करना है कि x का डेटा y का डेटा आपस में आमने सामने होगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी मेरी। डेटा पुट करने के बाद आपके कैलकुलेटर में एक की होगी AC वाली की, उसको प्रेस कर दो। AC की होगी, उसको प्रेस कर दो। AC वाली की प्रेस करो। बढ़ गया, कितने कितने ने प्रेस करके हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने फिल्म में ही देखा कि बटन नहीं दबाना था। पहले पूरी बात तो सुनते यार, मैंने अभी बोला था घोड़ा भगाने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, AC प्रेस करना था मैंने, ठीक है ना। डेटा मेरा इरेज नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। स्टैट्स मोड के अंदर डेटा मेरा सेव रहता है। अब करना ये है कि जब AC प्रेस कर दोगे तो AC प्रेस करने के बाद शिफ्ट दबाओ और 1 की दबाओ। देखो 1 पे स्टैट्स लिखा हुआ छोटा सा, शिफ्ट दबाओ और 1 दबाओ। अब शिफ्ट 1 दबाओगे तो कहीं सम लिखा नजर आ रहा होगा, सम लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ सम लिखा हुआ होगा ऑप्शन 3 के ऊपर। इसको 3 प्रेस करो। देखो सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर। इस तरीके से मैं डायरेक्ट इन वैल्यूज के ऊपर क्या करूंगा, आ जाऊंगा। एक काम करो, सम ऑफ x निकाल के चेक कर लो। देखो 45 आ रहा है। कैलकुलेटर चेक कराना क्लास के बाद। 45 आ रहा है। अब फिर सम ऑफ y निकालना है। AC प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर सम में आओ और फिर सम ऑफ y दबाओ 2 4 पे। तो चेक कर लो 108। तो इस तरीके से आप अपने पास बाकी सम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट, बात सुन लो भाई, आप लोग डायरेक्ट A और B भी निकाल सकते हो। AC प्रेस करो, शिफ्ट 1 प्रेस करो और ऑप्शन 5 के ऊपर क्या लिखा नजर आ रहा है, रिग्रेशन। ऑप्शन 5 पे रिग्रेशन प्रेस करोगे, जिसके पास 7 पे लिखा हो 7 दबा ले भाई। तो रिग्रेशन प्रेस करोगे तो दो ऑप्शन मेरे रेलेवेंट है, एक A और एक A प्रेस करो। A की वैल्यू आ जाएगी 7 पॉइंट। फिर AC प्रेस करो, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करो, फिर रिग्रेशन मोड में आओ और फिर B दबाओ 0.95। तो अगर मैं ऊपर सवाल में जाता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन निकालो जो हमने सॉल्व किया था। सबसे पहला क्वेश्चन निकालो जो हमने सॉल्व किया था, चेक करो A और B की वैल्यू हमने यही निकाली थी अपने पास। तो इस तरीके से हम बाय कैलकुलेटर रिग्रेशन के इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई, पेपर में भी इसी वजह से करना होगा। अच्छा एक ट्विस्ट है, सीन ये है बेटा, अभी बता रहा हूँ ना। सीन ये है कि ICAP को पता है, क्योंकि ये काम कैलकुलेटर से हो जाता है, उसको पता, उसी ने बताया हमें, तो हमने बताया ना आगे। तो होता ये है कि ICAP सवाल में ट्विस्ट देगा। सवाल में ट्विस्ट ये देगा, क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ x है 45, सम ऑफ y है 108, ये है, ये और ये सब डेटा उसे दे देगा, कहेगा कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो अब क्या होगा, मैं ये सम ऑफ x y डाल के कैलकुलेटर में A और B नहीं निकाल सकता। अब मैंने फॉर्मूला लाजमी अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? ये x और y वाली ट्रिक कब है, जब मेरे पास x का पूरा डेटा और y का पूरा डेटा, तो फिर मैं कैलकुलेटर में घुसा कर ना x और y का A और B निकाल लूंगा। लेकिन अगर उसने सम दे दिए मुझे, जो कि वो देता है, तो फिर मैंने उस केस के अंदर फॉर्मूला ही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है अपने पास। ठीक हो गया? ओके सर। अब लेकिन मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है, बताऊं या जाने दूं? बताऊं? अफसोस इस बात का है कि मुझसे आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि दो रिग्रेशन इक्वेशन है, y on x और x on y, हम कब कौन सी लगाएंगे? x on y इक्वेशन कब लगाएंगे और y on x कब लगाएंगे? अब तो हमने सॉल्व किया, सवाल में लिखा हुआ था तो, और अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर क्या लगाऊंगा?
एक्स ऑन वाई लगाऊंगा, वाई ऑन एक्स लगाऊंगा। हमेशा याद रखना, अगर सवाल में एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से इस सवाल में लिखा हुआ था, तो ही अप्लाई किया है, वरना अदरवाइज अगर सवाल में मेंशन नहीं होगा तो मैं बाय डिफॉल्ट वाई ऑन एक्स ही अप्लाई करूंगा हर हाल के अंदर। हमेशा हर डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई सपोज करूंगा और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स लूंगा। एक्स और वाई कब करूंगा? जब सवाल में लिखा हुआ होगा कि एक्स और वाई की इक्वेशन बनाओ, जिससे सवाल में उसने लिख के दिया हुआ था कि एक्स और वाई की इक्वेशन आपने क्या करनी है, बनानी है, तो ही मैंने एक्स और वाई अप्लाई किया, अदरवाइज अप्लाई नहीं करूंगा। इस बात को याद रखना, एक्स ऑन वाई पे जाओ, वाई ऑन एक्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट लिख लो, और एक्स ऑन वाई के ऊपर लिख लो। यहां पर मैं लिख देता हूं, इस कॉलम पे लिख लो एक्स ऑन वाई ऑन एक्स बाय डिफॉल्ट, और इफ स्टेटेड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा तो ही मैं एक्स ऑन वाई अप्लाई करूंगा, वाई ऑन एक्स अप्लाई नहीं करूंगा। क्या ये बात भेजे में बैठती है, नहीं बैठती? ओके, क्या आप लोगों की कैलकुलेटर की ट्रिक समझ में आ गई? तो ये कैलकुलेटर की ट्रिक थी किसकी? वाई ऑन एक्स की। तो एक्स ऑन वाई की क्या होगी, अभी बताऊं या कल बताऊं? अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। देखो, नहीं होगी मिक्सअप, बेटा इधर आओ। कौन कह रहा मिक्सअप होगी? अभी सब मिक्सअप करते हैं बेटा, सबर कर जा। जब माइंड में इल्यूजन बहुत सारे घूम रहे होते हैं ना, फिर इंसान मिक्सअप कर देता है, ठीक है? अब सेकेंड ट्रिक लिखो, एक्स ऑन वाई। ये सब मेरे साथ रहेंगे यार, बातों की आवाज नहीं आएगी मुझे। अब सर करना ये है कि हमारे पास अगेन स्टैट्स मोड में आओ, अगेन स्टैट्स मोड में आए, ऑप्शन 2 में आए, a प्लस बी एक्स में, तो अगेन आपके पास फोटो अपेयर हो जाएगी इस तरीके की। अब सर होगा ये, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, अब होगा ये कि अगर x में x डालूंगा और y में y डालूंगा, तो ये तो हो जाएगा y ऑन x। हमें करना है x ऑन y, तो इसकी जुगाड़ ये है कि हम x में डालेंगे y का डेटा और y में डालेंगे x का डेटा। क्या करेंगे? अब x में y डालेंगे, y में x डालेंगे। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज कितनी है, यहाँ पर ये रही वैल्यूज 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 16 और 15। और x की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमने डेटा कर देना है कुछ इस तरीके से, x में y डाला, y में x डाला। क्यों? x और y सॉल्व करने के लिए। फिर वही करूंगा, डेटा पुट कर ले, शिफ्ट 1 प्रेस करें, ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आए, और रिग्रेशन में आने के बाद ए प्रेस करें। आप ए नहीं है वो सी है, और अब वो बी नहीं है वो सी है। चेक कर लो, ए निकालो, क्या आ रहा है? -6.4 आ रहा है, दे देगा -6.4। और अब बी दबा लो तो बी नहीं आएगा, वो डी आएगा 0.95। तो y ऑन x सॉल्व करना होगा, तो y में y डालूंगा, x में x डालूंगा, तो a आएगा और b आएगा। अगर मैंने x और y सॉल्व करना है तो मैं डेटा चेंज कर दूंगा आपस में, x में y डालूंगा, y में x डालूंगा। आने वाला a नहीं होगा, c होगा, और आने वाला b नहीं होगा, d होगा मेरे पास। क्या ये बात भेजे में बैठती या नहीं बैठती? एक काम करते हैं, इसको कॉपी करें आप लोग, इसको कॉपी करें फटाफट से।
कॉपी कर लिया भाई। एक काम आप लोगों का मैं होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क ये है कि अब तक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के ऊपर जितने भी हमने सवाल करे इन सब का सॉल्यूशन आप लोग कैलकुलेटर से वेरीफाई करके आओगे। क्या हमने जो वैल्यूज निकाली है वो कैलकुलेटर से भी एग्जैक्ट आ रही है या चेंज आ रहा है, ठीक है ना। इसको वेरीफाई करके आओगे अपने पास। क्वेश्चंस की पिक्चर मैं अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ, मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं जो पर्सनल डिस्कशन वाला ग्रुप है, कितने बच्चे मेरे डिस्कशन वाले ग्रुप पे नहीं है?